हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर 10 के बारे में। ऑर्डर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में, और ऑर्डर 10 को हम पढ़ते हैं सेक्शन 89 के साथ। राइट, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो वैसे तो अगर हम देखें, ऑर्डर 10 एक बहुत ही छोटा सा ऑर्डर है, केवल 4 रूल्स हैं, रूल 1 to 4। पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। राइट, बियॉन्ड दीज रूल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो इसमें टर्म्स यूज़ किए हैं मैं उनका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, ताकि आपको एक अच्छी समझ हो जाए एडीआर के बारे में भी और ऑर्डर 10 के स्कोप के बारे में भी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऑर्डर 10 की हेडिंग देखें तो ऑर्डर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। तो अगर एग्जामिनेशन होता है पार्टीज का, कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करता है, तो उस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है इस एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज प्रेजेंट होती हैं कोर्ट के सामने। राइट, फर्स्ट हियरिंग पे। तो फर्स्ट हियरिंग में हमने जो ऑर्डर 9 में पढ़ा, राइट, कि जो डेट फिक्स की जाती है डिफेंडेंट के लिए, उस डेट पे ये पार्टीज आती हैं। राइट, तो उस डेट पे कोर्ट क्या करता है, एग्जामिन करता है दोनों पार्टीज को। राइट, अब क्या एग्जामिन करता है कोर्ट, बेसिकली ये समझना चाहता है कि एक्चुअल में उन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किन किन पॉइंट्स पे है, और ये क्यों करना चाहता है। इससे उसको हेल्प होती है इश्यूज फ्रेम करने में, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करने में। राइट, क्योंकि जो इश्यूज हैं उन्हीं पे तो जजमेंट आएगा। राइट, एक इशू क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए और टू बी। इस प्रॉपर्टी में इस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट है, ए बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो बहुत ही क्लियर है कि इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए तो केस सॉल्व हो गया। राइट, तो इसीलिए कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है इश्यूज को फ्रेम करना। इश्यूज को फ्रेम करने के लिए कोर्ट ये समझना चाहता है कि पार्टीज किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ऑब्वियसली कोर्ट क्या करता है, सारी प्लीडिंग्स देखता है, जिसमें प्लेंट देखता है, रेप्लिकेशन, रीजॉइंडर देखता है, रिटन स्टेटमेंट देखता है, सब कुछ देखता है। और उस सब कुछ देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं है, कि कोई पार्टी कुछ एडमिट करना चाह रही है या कोई पार्टी कुछ एडमिट नहीं करना चाह रही है, उसने कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉपरली नहीं किया है, तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या करता है कोर्ट, क्लैरिटी, अपना माइंड क्लियर करता है, पार्टीज को एग्जामिन करता है और समझता है कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे है दोनों में। राइट, उसके अलावा कोर्ट इस स्टेज पे एक और चीज देखता है। कोर्ट ये देखता है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इस केस को किसी भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड से हम सॉल्व कर सकें। एडीआर क्या होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, अभी हम समझेंगे। राइट, तो कोर्ट ये समझना चाहता है, अगर कोर्ट को लगता है कि अगर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है, और एडीआर मतलब, एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, एक आम बोलचाल की भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। तो कोर्ट को अगर लगता है कि क्या अगर कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है किसी चीज का, केस का, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो पॉसिबिलिटी देखता है। अगर कोर्ट को लगता है कि पॉसिबिलिटी है, तो उस मैटर को वो रेफर कर देता है एडीआर के लिए। राइट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो रेफर करे इस किसी मैटर को एडीआर के लिए। तो बेसिकली कोर्ट के लिए ये जरूरी है कि कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करे कि क्या पॉसिबिलिटी है एडीआर की इस केस में या नहीं। राइट, अगर पॉसिबिलिटी है एडीआर की, तो कोर्ट उस मैटर को रेफर कर देगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के किसी मैकेनिज्म के लिए, जो कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत या मीडिएशन के थ्रू होता है। वन बाय वन हम इनको बहुत आराम से समझेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं रूल 1 क्या कहता है ऑर्डर 10 का। तो ऑर्डर 10 का रूल 1 बात करता है कि ascertainment whether allegations in pleadings are admitted or denied. At the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegations of fact as are made in the plaint or written statement, if any, of the opposite party, and as are not expressly or by necessary implication admitted or denied. Right? Court shall record such admissions and denials. तो basically देखिए, मैं इसीलिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस पार्ट पे मैं फोकस करना है। तो बेसिकली रूल 1 किस बारे में बात कर रहा है, रूल 1 ये बोल रहा है कि कोर्ट के सामने जब पार्टीज आएंगी तो कोर्ट
उनसे पूछेगा कि भाई आप कौन से एलिगेशन को एक्सेप्ट करते हो, किसको डिनाई करते हो, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई चीज क्लियर नहीं है प्लेन या रिटन स्टेटमेंट से, राइट। फिर तो पहला काम तो ये हो गया, और इससे मदद क्या होगी, मदद होगी कोर्ट को अपना माइंड क्लियर करने में कि एक्चुअल डिस्प्यूट किस बात पे है, राइट। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, अब हम पहले पढ़ते हैं 89 को, और 89 के साथ हम पढ़ेंगे रूल 1A, रूल 1B एंड रूल 1C को। बेसिकली ये जो रूल्स हैं सेक्शन 89 और सेक्शन 89 है, ये 1999 का जो अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, तो उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। और ये जो 1999 का अमेंडमेंट है 2002, बेसिकली 1 जुलाई 2002 को फोर्स में आया था, इफेक्टिव हुआ था इस डेट को, राइट। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि केसेस को अगर संभव हो तो कोर्ट के बाहर सॉर्ट आउट कर लिया जाए, जिससे कि पार्टीज का जो टाइम है वो बचे, प्लस टाइम बचने के साथ साथ जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन है केसेस से, पेंडिंग केसेस से, तो उससे उनको थोड़ी सी रिलीफ मिले, राइट। तो अब 89 क्या बात करता है, 89 बात करता है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations, and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, settlement through lok adalat and mediation. तो बेसिकली ये वही बात है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर केस जो है वहां पे एक सेटलमेंट संभव है, ऐसा सेटलमेंट जो पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा, तो कोर्ट वो टर्म्स फॉर्मुलेट करेगा, पार्टीज को देगा, पार्टीज के ऑब्जर्वेशंस लेगा, और उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन रिसीव करने के बाद रीफॉर्मुलेट कर देगा उन टर्म्स को कि भाई इन टर्म्स पे सेटलमेंट हो सकता है, संभावना लग रही है। और ऐसा करने के बाद जो भी अप्रोप्रिएट होगा, या तो उसको आर्बिट्रेशन के लिए भेज देगा, कंसिलिएशन के लिए भेज देगा, जुडिशियल सेटलमेंट के लिए भेज देगा लोक अदालत के थ्रू, या फिर मीडिएशन के लिए भेज देगा, राइट। अब आगे क्या कहता है ये कि अगर कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए और या कंसिलिएशन के लिए भेजा गया है तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 अप्लाई होगा, ठीक है। अगर लोक अदालत के लिए भेजा गया है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 अप्लाई होगा, और अगर जुडिशियल सेटलमेंट के लिए भेजा गया है तो उस केस में क्या होगा, जुडिशियल सेटलमेंट के लिए भेजा गया है तो अगेन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट अप्लाई होगा, और हम ऐसा मानेंगे कि भले ही अगर लोक अदालत कर रही है तो ऑब्वियसली लोक अदालत के थ्रू सेटलमेंट हो रहा है, अगर लोक अदालत के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो कर रहा है तो हम उसको भी क्या मानेंगे, जैसे कि वो इंस्टीट्यूशन लोक अदालत हो। फिर अगर मीडिएशन की बात आती है तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अभी एक नया लॉ लेके आई है, वो है मीडिएशन एक्ट 2023, ठीक है। तो उसके प्रोविजन अभी यहाँ पे मीडिएशन एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग होगा, राइट। अब रूल 1A क्या कहता है, रूल 1A बात करता है एग्जैक्टली कि जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा पार्टीज टू द सूट को टू ऑप्ट ईदर मोड ऑफ द सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 89, राइट। तो उन चार में से कोई भी तरीका वो पार्टीज को बोलेगा, अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई सेटलमेंट हो सकता है, कि आप चार में से कोई भी तरीका आप चूज कर लो, जो भी आपको मोड प्रिफरेबल हो आप उसको ऑप्ट कर लो, राइट। और क्या करेगा, डेट फिक्स कर देगा अपीयरेंस की उस फोरम या अथॉरिटी के सामने जिसके सामने भी पार्टीज अपीयर होना चाहती हैं, जिस भी फोरम को वो प्रेफर कर रही हैं, जिस भी मेथड को प्रेफर कर रही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्टीज अपीयर होंगी, राइट। रूल 1A के तहत जहां पे ये रेफर किया गया है सूट, तो वहां पे पार्टीज क्या होंगी, पार्टीज अपीयर होंगी उस फोरम और अथॉरिटी के लिए फॉर कंसिलिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंट टू द फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कंसिलिएशन। अगर ऐसा लगता है कि जो रूल 1A में जो भी मैटर रेफर किया गया है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कंसिलिएशन फोरम का या दूसरी जो अथॉरिटी है, लोक अदालत हो गई या मीडिएटर हो गया, उनको ऐसा लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये प्रॉपर नहीं होगा सेटलमेंट के थ्रू, या सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है,
तो वो क्या करेंगे, दोबारा से मैटर को रेफर कर देंगे टू कोर्ट एंड डायरेक्ट करेंगे पार्टीज को टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट फिक्स्ड बाई इट, राइट। तो वो एक डेट फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट मैटर रेफर कर रहा है इन अथॉरिटीज को, फिर ठीक है, फिर ये अथॉरिटीज मैटर रेफर कर रही हैं कोर्ट को इन केस इन चारों जो मेथड्स हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, उनको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, उसके बाद हम बाकी के रूल्स देखते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब हम हमेशा अगर समझते हैं तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक सोल्यूशन है, मान लीजिए कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन की बात हो रही है, तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक सोल्यूशन तो है, उसके अलावा दूसरा सोल्यूशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको बहुत ही, हम सब क्रिकेट फैंस हैं, मैं आपको क्रिकेट की लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हम मान लेते हैं कि हमारी टीम में बुमराह तो है मेन बॉलर, ठीक है, अगर हम पेसर की बात करेंगे, पर बुमराह का ऑल्टरनेटिव क्या है, मतलब इनकेस बुमराह नहीं तो क्या, तो कौन, राइट। वैसे तो आई एम श्योर हम सब बुमराह के फैन हैं, हमें नहीं लगता बुमराह को कोई रिप्लेस कर सकता है, बट ठीक है, लोग ये बोल सकते हैं कि ठीक है अगर बुमराह नहीं है तो एक बहुत अच्छा जो फास्ट बॉलर है वो मोहम्मद शमी है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है बुमराह का, मोहम्मद शमी माना जा सकता है इनकेस बुमराह इंजर्ड है तो, राइट। उसी तरीके से अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जनरली हम कहाँ जाते हैं, हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। पर कोर्ट में दिक्कत क्या होती है, जब हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो उसमें समस्या क्या होती है कोर्ट में, कोर्ट में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्यों टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हमारे जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो लॉज बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और उनका जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो उससे क्या होता है, उससे पेंडेंसी बढ़ती है कोर्ट्स में, प्लस पार्टीज का जो टाइम है वो वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, टाइम एंड मनी वेस्ट होता है, राइट। तो क्या कोई और तरीका है जिसके थ्रू हमें कोर्ट ना जाना पड़े और कोर्ट के बाहर ही हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लें। तो वो जो तरीका है, उसी तरीके को, उसी मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट को, उसी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, जहां पे जो डिस्प्यूट्स हैं आपके, जो पार्टीज अगर उन मेथड्स को ऑप्ट करती हैं तो उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो आउट ऑफ कोर्ट रिजॉल्व किए जाते हैं, राइट। तो आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन होता है डिस्प्यूट्स का, ठीक है। इससे क्या, तो अब ये कौन से तरीके हैं, हमने अभी देखा, आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, राइट, सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत है, राइट। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जनरली कॉन्फिडेंशियल हैं, लेस फॉर्मल हैं, लेस स्ट्रेसफुल हैं, लाइक फॉर्मेलिटी उतनी नहीं है जितना आपको सीपीसी में आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, एविडेंस एक्ट का आपको एक 100% आपको उसका जो मेथड है वो फॉलो करना है, राइट। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोसीजर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेस फॉर्मल है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाएं और जो अथॉरिटी है वो अपना तरीका अप्लाई कर सकती है। या अगर कोई लॉ है, जैसे अगर हम कंसिलिएशन या एडिया या आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो गया, मीडिएशन के लिए मीडिएशन एक्ट हो गया, तो जो प्रोसीजर है वहां पे जो प्रोसीजर दिया उसको हमने फॉलो कर लिया, बस इतना, राइट। तो एडीआर से क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से पैसा बचता है और जो सेटलमेंट है, जो केस का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो फास्टर होता है, तेज, आप ज़्यादा कम समय, आप काफ़ी कम समय में आपका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाता है, राइट। कौन से ऐसे केसेस हैं जो एडीआर के लिए सूटेबल हैं, एडीआर जिनके लिए सूटेबल है बेसिकली, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कौन से इस तरह के केसेस हैं जहां पे हम एडीआर को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो केसेस हैं, ट्रेड, कॉमर्स या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केसेस हैं, मनी क्लेम्स हैं, राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड सूट्स हैं, बैंकर्स या कस्टमर्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के, मतलब यानी एक इंश्योरेंस कंपनी और एक व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसके बीच के डिस्प्यूट्स, राइट। तो इस तरह के जो केसेस हैं, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, पार्टीशन, पार्टनरशिप, इन सब केसेस में एडीआर जो है हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। पर हाँ ये ध्यान रहे, डिवोर्स के केसेस में हम ऐसा बेसिकली नहीं करते हैं, राइट। हालांकि डिवोर्स के केस में भी अब तो डिवोर्स के केस में भी मैंडेटरी हो गया है मीडिएशन
के लिए, राइट, वो प्रोसेस में ही है, लॉ ही बोलता है कि आपको एक फैमिली मीडिएशन वगैरह देखना चाहिए, राइट। In all cases where there is continuation of pre-existing relationships, disputes, example dispute with neighbors, employer employee, member of society or associations, ऐसे केसेस भी हैं जहां पे हम ADR का सहारा ले सकते हैं। फिर claims relating to tortious liability, right, पर ऐसे केसेस नहीं जो कंपाउंडेबल नहीं है, राइट, ऐसे ऑफेंसेस के केस में वो ऑफेंसेस जो नॉन कंपाउंडेबल है, राइट, ये कहाँ बताया गया है, ये बेसिकली CRPC बताता है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है, राइट। तो अगर कोई ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है तो उसमें फिर ADR का कोई मतलब नहीं है, उसमें लोक अदालत इंटरवीन नहीं करेगी, राइट। तो बेसिकली जो मैं आपको मैट्रिमोनियल वाला बता रहा था, तो मैट्रिमोनियल के केस में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर जब डिवोर्स वगैरह की बात आती है तो उसमें लोक अदालत इंटरफेयर नहीं करती, राइट। मीडिएशन हो सकता है ऐसे केस में, पर लोक अदालत नहीं इंटरफेयर करती, राइट। उसी तरीके से अगर ऑफेंसेस की हम बात करें तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वहां पे लोक अदालत उसका सेटलमेंट नहीं करवा सकती, राइट। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि भाई ये चारों चीजें क्या हैं। तो मीडिएशन की अगर हम बात करें तो मीडिएशन में क्या होता है, ये भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो होती हैं वो एक या एक से ज्यादा न्यूट्रल लोग जो होते हैं उनको सिलेक्ट करती हैं, जो कि मीडिएटर, जिसे हम मीडिएटर बोलते हैं। वो मीडिएटर का काम क्या होता है, मीडिएटर बेसिकली दोनों पार्टीज को एक साथ ले आता है और ताकि वो लोग अपनी जो बात है उसको डिस्कस कर सकें और जो उनके जो इश्यूज हैं उन पे वो डेलिबरेट करके एक अग्रीमेंट पे पहुंच सके, राइट। इसमें मीडिएटर का काम केवल इतना होता है कि वो फैसिलिटेट कर दे मीडिएशन का जो प्रोसेस है उनके बीच में, राइट। यहाँ पे मीडिएटर थोड़ा पैसिव रोल प्ले करता है, बहुत एक्टिव रोल उसका नहीं होता है, राइट। इसका काम क्या है कि भाई वो जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करवा दे बाय कॉर्डियल नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज, कॉर्डियली, है ना। मीडिएटर के पास कोई बहुत एक्टिव रोल नहीं है ऐसे कि इसमें प्ले करने के लिए, परसुएट करने के लिए पार्टीज को कि नहीं आप ये अपने इसको रिजॉल्व कर लो, राइट। तो उसका काम केवल फैसिलिटेटर का है, राइट। अगर मीडिएशन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो जो पार्टीज की सजेशंस और हेल्प से मीडिएटर एक अग्रीमेंट या फिर मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट ड्रॉ करता है, और ये जो अग्रीमेंट है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। पर ये केवल तभी होगा जब दोनों पार्टीज अग्री करेंगी। अगर पार्टीज अग्री नहीं कर रही हैं किसी सेटलमेंट पे तो फिर मीडिएटर ऐसा नहीं कर सकता है कि वो कोई जजमेंट पास कर सकता है या वो कोई एक डिसीजन दे देगा जो कि बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पे। अनलेस बोथ द पार्टीज अग्री देयर कैन बी नो बाइंडिंग डिसीजन इन बाइंडिंग सेटलमेंट इन सच केसेस, राइट। तो पार्टीज को अग्री करना जरूरी है। तो इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली किसके हाथ में, पार्टीज के हाथ में है मीडिएशन का रिजल्ट, ठीक है। अगर वो अग्री कर जाती हैं तो फिर क्या होगा, एक अग्रीमेंट बनेगा या फिर मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट बनेगा, और ये अग्रीमेंट क्या होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, राइट। अगर पार्टीज एबल नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं कर पाई, तो हम क्या मानते हैं कि मीडिएशन प्रोसेस फेल हो गया। उसके बाद क्या किया जाता है, मैटर इज रेफर्ड बैक टू कोर्ट, राइट। मीडिएशन अगर हम देखें तो सेक्शन 3H ऑफ इंडियन मीडिएशन एक्ट 2023 में हमें मीडिएशन की डेफिनेशन मिल जाएगी, राइट। टाइप क्या होते हैं मीडिएशन के, तो मीडिएशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि पार्टीज वॉलंटरली एग्री करती हैं, दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में लिख लेती हैं कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होगा तो हम मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका बेसिकली होता है जहाँ पे कोर्ट इनिशिएट करते हैं, तो इसको मैंडेटरी या कंपलसरी मीडिएशन कहते हैं। यहाँ पे कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट अपनी तरफ से मीडिएशन के लिए रेफर करते हैं किसी डिस्प्यूट को, राइट। या तो लिटिगेशन शुरू होने से पहले या फिर अगर लिटिगेशन चल रहा है, काफी टाइम से पेंडिंग है, तो उस बीच में भी कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट को लगता है कि यार यहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है, तो वो सूट में आगे बढ़ने से पहले ये बोलते हैं कि ठीक है आप जाके देख लो, अगर मीडिएशन आपके केस में हमें लग रहा है कि हो सकता है, तो अगर पॉसिबल है तो आप कर लो मीडिएशन, राइट। तो अब अगर हम मीडिएशन की बात करें तो वो किसके लिए अच्छा रहेगा, तो मीडिएशन बेसिकली ऐसे केसेस में जहाँ पे पार्टीज जो हैं काफ़ी क्लोज हैं, राइट, और वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है उनका, राइट, तो वो अपने मुद्दों को एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं,
राइट, ताकि पार्टीज की जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं वो चलती रहे, पार्टीज का जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट ना हो, राइट, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहे। तो ऐसे केसेस में मीडिएशन जनरली रेफर किया जाता है, राइट। अब वो चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, मैट्रिमोनियल जैसे जैसे कि आपको बताया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ऐसा होता है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट्स हो, राइट। अब जो आउटकम होता है, आउटकम क्या होता है, तो अगर हम देखें सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 ऑफ मीडिएशन एक्ट 2023, तो एक मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट डिराइव किया जाता है, और इस अग्रीमेंट की वैल्यू जो होती है वो एक डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट के बराबर होती है, डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट के बराबर होती है। मतलब एक बार ये अग्रीमेंट ड्रॉ हो गया तो ये मैंडेटरी है पार्टीज के लिए कि वो उसको फॉलो करें, और पार्टीज आर बाउंड बाय इट, राइट। फिर आता है कंसिलिएशन। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो कोर्ट है, इसमें भी जो पार्टीज होती हैं जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, वो एक या एक से ज्यादा न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट करती हैं, और उसको बोला जाता है कंसिलिएटर, राइट। तो जो कंसिलिएशन है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से गवर्न होता है, जबकि मीडिएशन एक्ट 2023 से गवर्न होता है, राइट। अब यहां पे देखिए कंसिलिएटर जो होता है इसका रोल थोड़ा सा एक्टिव होता है, राइट। ये ही नॉट ओनली फैसिलिटेट्स द डिस्प्यूट बट आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस एंड असिस्ट द पार्टीज इन रीचिंग अ मिडिल ग्राउंड। जबकि मीडिएटर जो होता है वो थोड़ा सा उसका रोल उतना एक्टिव नहीं है, उसका एक पैसिव रोल रहता है, राइट। उसका काम इतना होता है कि वो पार्टीज को एक टेबल पे ले आए और वो उनको बस ये मोटिवेट कर दे कि भैया आप बात कर लीजिए। पर यहाँ पे क्या है, वो पूरे प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंसिलिएटर, और ये कोशिश करता है, एक्टिवली कोशिश करता है कि कोई एक सेटलमेंट इनके बीच में हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज इनके बीच में बन जाए, राइट। पार्टीज अगर चाहें तो एक से ज्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकती है, राइट। अब अगर कंसिलिएटर को लगता है कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो उस केस में कंसिलिएटर क्या कर सकता है, ही कैन मेक द प्रपोजल फॉर सेटलमेंट टू द पार्टीज। वो प्रपोजल बनाता है, प्रपोजल जो होता है वो पार्टीज को भेजता है, पार्टीज अपने सजेशंस देती हैं, सजेशंस को वो इनकॉर्पोरेट करता है, और उसके बाद एक सेटलमेंट अग्रीमेंट बनाता है। सेटलमेंट अग्रीमेंट केवल तब बाइंडिंग होता है जब पार्टीज उस बात से अग्री करती हैं, और सेटलमेंट अग्रीमेंट जब पार्टीज ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो गया उनके बीच में, तभी सेटलमेंट अग्रीमेंट बना। तो सेटलमेंट अग्रीमेंट क्या होता है, पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसिलिएशन। अब इसमें देखिए ये किस तरह के केसेस में ये सूटेबल रहता है। तो जनरली जैसे कुछ केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं एक तरफ, और दूसरे साइड पे कम लोग हैं बट वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक कंपनी, राइट, कोई कुछ ट्रेड यूनियन वर्कर्स हैं, वो एक कंपनी के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है ज़्यादा पावरफुल है, कंपनी के लोग भी हैं वो कम होंगे, ट्रेड यूनियन में बहुत सारे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, राइट। तो जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। तो ऐसे केस में अब वो बोल रहे हैं कि हमारी वेजेस बढ़ा दो, राइट। तो कंपनी के कुछ लोग और ये लोग जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, इनके बीच में ये क्या करेंगे, इनका जो डिस्प्यूट है उसमें एक कंसिलिएटर का रोल हो सकता है कि वो इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। अब पहले के अगर हम लॉज देखें तो वहां पे क्या था, अगर हम लेबर लॉस की बात करें तो जो ट्रेड यूनियन वर्कर्स हैं वो वहां पे एक कंसिलिएटर का काम कौन करता था, रीजनल लेबर कमिश्नर करता था या फिर लेबर कोर्ट करता था, राइट। तो ये बस एक एग्जाम्पल था कि किन लोगों को कंसिलिएशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए, किन के लिए वो सूटेबल है, राइट। या अगर कोर्ट को लगता है, इन बिटवीन भी कोर्ट को लगता है, तो जैसे मैंने मीडिएशन के लिए बताया था, कोर्ट इन द मिडिल ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो कोर्ट कैन रेफर द मैटर फॉर कंसिलिएशन, राइट। अब देखिए मीडिएशन में जो आउटकम था वो क्या था, मीडिएशन में जो आउटकम था, जो सेटलमेंट अग्रीमेंट था, वो कोर्ट की डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट के बराबर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेटलमेंट अग्रीमेंट है, और ये इस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड होता है जैसे कि एक आर्बिट्रल अवार्ड। तो बेसिकली जो कंसिलिएशन का जो आउटकम है वो क्या होता है, उसकी वो इक्वल होता है आर्बिट्रल अवार्ड के, जबकि मीडिएशन का जो आउटकम है वो है, उसको हम डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट मानते हैं,
राइट। ये मीडिएशन और कंसिलिएशन का डिफरेंस है। जनरली क्या होता है कि मीडिएशन और कंसिलिएशन को हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे कि वो एक ही चीज़ है, राइट, क्योंकि आर्बिट्रेशन ज़्यादा पॉपुलर है, मीडिएशन और कंसिलिएशन उतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होती है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई ये तो एक ही चीज़ है, राइट, बट देन देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। आप इन डिफरेंसेस को देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने बस ये इसलिए इंक्लूड कर दिया ताकि अगर आपको समझना हो तो आप समझ सकें, और अगर आपको लगता है कि आपको इनको नोट्स में लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो देखिए आर्बिट्रेशन जो होता है एक काफ़ी फॉर्मल प्रोसीजर होता है, राइट। आर्बिट्रेशन काफ़ी फॉर्मल प्रोसीजर होता है, और यहाँ पे भी जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, एविडेंसेस होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं, राइट। वो कंसिलिएशन और मीडिएशन दोनों से ज़्यादा फॉर्मल प्रोसीजर, राइट। बस ये क्या है कि कोर्ट नहीं करता, ये आउट ऑफ कोर्ट होता है, राइट। तो और ये गवर्न किससे होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से होता है, गवर्न होता है, राइट। तो यहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, पार्टीज यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करती हैं, राइट। तो वो आर्बिट्रेटर्स जनरली ऑड नंबर में होते हैं, ये अपनी सिटिंग्स करते हैं, राइट, हर पार्टी को सुनते हैं, एविडेंस लेते हैं, हाँ एविडेंस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इनके ऊपर ये बात नहीं है कि ये सीपीसी और एविडेंस इस तरह की ये जो लॉज हैं ये फॉलो करें, क्यों, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, राइट। तो इसलिए ये इनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि ये फाइल करें या कि इन पे ये इनको फॉलो करें, राइट। ये अपने हिसाब से आर्बिट्रेशन एक्ट को फॉलो करते हुए ये अपना प्रोसीजर जो है वो डिवाइस कर सकते हैं, राइट। और जो ये डिसीजन देते हैं वो डिसीजन बाइंडिंग होता है पार्टीज पे, राइट। तो ये काफी हद तक कोर्ट की तरह काम करता है, बट देन इट इज नॉट बाउंड बाय दीज लॉज लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर, जिससे कि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और टाइम टेकिंग नहीं होता है, राइट। तो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है वो एक जज की तरह, जैसे कोर्ट का डिसीजन रहता है उसी तरीके से आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड जारी किया जाता है जो कि दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, राइट। लोक अदालत के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखिए लोक अदालत क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस लोक अदालत को मिल चुका है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत, राइट। इनका जो डिसीजन होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं, राइट। और ये जो अवार्ड है उसको डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट माना जाता है। तो अब देखिए आप दो चीज़ें याद रख सकते हैं, जब आप मीडिएशन का जो रिजल्ट है एंड लोक अदालत का, इसको क्या माना जा रहा है, एक तरीके से सिविल कोर्ट की डिक्री माना जा रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आप आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की बात करेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन की बात करेंगे, तो ये इनका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, उसको वो आर्बिट्रल अवार्ड कहलाता है, राइट। आप इस तरीके से इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, राइट। और लोक अदालत का जो डिसीजन होता है उससे कोई अपील नहीं जाती किसी भी कोर्ट में। अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकती हैं, वो एक फ्रेश सूट जो है कोर्ट में फाइल कर सकती है, जो भी कोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, मान लीजिए आपने कोई केस फाइल किया, आपने जब केस फाइल किया तो आपने ऑब्वियसली एक प्लेंटिफ ने क्या करा, कोर्ट फीस दी। अब उसके बाद क्या किया, कोर्ट ने मैटर रेफर कर दिया एडीआर को, एडीआर से मैटर क्या हो गया, सेटल हो गया, डिसाइड हो गया, कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि जो कोर्ट फीस है वो रिटर्न कर दी जाती है प्लेंटिफ को, पूरी, राइट, टोटल, ठीक है, होल ऑफ द कोर्ट फीस जो है वो रिटर्न कर दी जाती है टू प्लेंटिफ, राइट, ठीक है। आई होप आपको मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सारी चीज़ों का एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको आराम से बता सकेंगे, या अगर आपको कभी जनरली इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, राइट, तो वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, राइट। अब रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी। तो फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है, कोर्ट विद अ व्यू टू इल्यूसिडेटिंग मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। तो बेसिकली कोर्ट का फर्स्ट हियरिंग में काम ये है
ये समझना कि भाई कंट्रोवर्सी है किस बात पे, प्रॉब्लम है कहाँ पे, राइट? किस चीज में एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इशू है इनके बीच में एक्चुअल में, वो समझने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट किसी भी पार्टी को जो अपियर हो रही है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उनको ओरली एग्जामिन कर सकता है, राइट? या उसके प्लीडर को एग्जामिन कर सकता है, राइट? या कोर्ट को लगता है कि कोई और व्यक्ति जिसको जानकारी हो सकती है इस केस से रिलेटेड, उसको भी, और वो प्रेजेंट है कोर्ट में, तो उसको भी एग्जामिन कर सकता है, राइट? ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज एक दूसरे से क्वेश्चन डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकती, तो वो कोर्ट को सजेस्ट कर सकती हैं कि ठीक है, प्लेंटिफ बोल सकता है कि भाई, सजेस्ट कर सकता है कि सर आप डिफेंडेंट से ये क्वेश्चन पूछिए, डिफेंडेंट बोल सकता है, सजेस्ट कर सकता है कोर्ट को कि आप इस पार्टी से ये क्वेश्चन पूछिए। तो कोर्ट अगर उसको ठीक लगता है तो इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन कोर्ट जो है, जो क्वेश्चंस कोई इधर पार्टी जो सजेस्ट करती है वो दूसरी पार्टी से कोर्ट पूछ सकता है, ठीक है? तो बस ये इतनी सी बात है, सिंपल सी। अब रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि जो भी एग्जामिनेशन कोर्ट ने किया है उस एग्जामिनेशन को लिखा जाएगा, राइट? कोर्ट ने जो ओरल एग्जामिनेशन किया है पार्टीज का, दैट विल बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, राइट? फिर रूल 4 क्या कहता है भाई? रूल 4 कहता है कि what will be the consequences of refusal or inability of pleader to answer। कि मान लीजिए अगर पार्टी रिफ्यूज कर देती है आंसर करने से, या फिर प्लीडर आंसर नहीं कर सकता, राइट? सॉरी, अगर मतलब प्लीडर जो है वो रिफ्यूज कर देता है या वो अनेबल है आंसर करने से, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोई भी मटेरियल क्वेश्चन जो कोर्ट पूछना चाहता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट को अगर लगता है कि मान लीजिए एक्स जो है, एक्स प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, तो कोर्ट को ये लगता है कि यार अगर प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट पर्सनली ही आएगा, इन पर्सन आएगा तो ही वो तो आंसर कर सकता है, प्लीडर को तो उतनी जानकारी नहीं लग रही है, राइट? या अगर कोई दूसरा इंसान उसके बिहाफ पे अपीयर हो रहा है, एजेंट है कोई, तो उसको उतनी जानकारी नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि यू हैव टू, मतलब द पार्टी हैज टू अपीयर इन पर्सन। पार्टी को कैसे अपीयर करना है? पार्टी को इन पर्सन अपीयर होना है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। अब उस केस में अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको इन पर्सन अपीयर होना है, तो उस केस में आप जो पार्टी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, को इन पर्सन ही अपीयर होना होगा। और अगर वो इन पर्सन अपीयर नहीं हो पाती तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट सुना सकता है, राइट? उसके अगेंस्ट जजमेंट सुना सकता है। तो कोर्ट अगर इन पर्सन अपीयर होने के लिए बोलता है तो जनरली 7 दिन का समय देता है, 7 दिन बाद डेट रख देता है फर्स्ट हियरिंग से। मान लीजिए फर्स्ट हियरिंग 28 अप्रैल को थी, 28 अप्रैल से 7 डेज का समय देके बोल सकता है कि आप इस डेट पे आके इन पर्सन प्रेजेंट होइए। और अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है, अगर प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं हुआ है या डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। मे प्रोनाउंस है तो कोर्ट कर सकती है, मैंडेटरी नहीं है, राइट? तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑर्डर 10 में इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर 10 में ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस अमेंडमेंट से ये चीजें ऐड हुई, राइट? दूसरा, सेक्शन 89 एडीआर के बारे में कौन से कहाँ पे बात होती है? तो सेक्शन 89 में बात होती है, और रूल 1A 1B 1C में बात होती है। फिर किस स्टेज पे कोर्ट एडीआर की पॉसिबिलिटी तलाश करता है? तो फर्स्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे तलाश करता है। फिर उसके बाद अगर पार्टीज जो हैं वो रिफ्यूज कर देती हैं या मतलब प्लीडर आंसर नहीं कर पाता है, और कोर्ट अगर ऑर्डर करता है कि आपको पर्सनली अपीयर होना होगा, और उस केस में पार्टी अपीयर नहीं होती, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? उसके अगेंस्ट जजमेंट दे दिया जाता है। तो इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। और एक और चीज कि जो पूरा एग्जामिनेशन है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस बस इतना होता है कि कोर्ट ये समझ पाए, अपना माइंड क्लियर कर पाए कोर्ट की एक्चुअल में जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में वो किस बारे में है, क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें पार्टीज एक्चुअली आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर, राइट? एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में है, ताकि इससे कोर्ट को क्या हेल्प होती है? कोर्ट एग्जैक्टली एसरटेन कर पाता है कि क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर केस में। आई होप
आपको ऑर्डर 10 अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत इलेबोरेटली आपके साथ ये डिस्कस किया है, राइट। आई होप आपको कोई डाउट्स अभी नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।